हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट आपका इतिहास है और ये चैप्टर का नेम फ्रांसीसी क्रांति है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, जिससे कि आपको क्लियर जो हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। राजतंत्र मतलब कि जो राजा का तंत्र था, जो राजा का राज्य था, उसका जो है हट जाना, और गणतंत्र मतलब कि जो है लोगों की सत्ता का स्थापना, मतलब कि लोगों के हिसाब से सब कुछ चलना। ठीक है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण, मतलब कि अच्छी नहीं थी उनकी स्थिति। लुई 16 जो था साइन तो कर दिया था उस पे, संविधान पे, मतलब कि हस्ताक्षर उसने कर दिया था, लेकिन फिर भी जो थी वहाँ की कंडीशन जो थी अच्छी नहीं थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। मतलब जो फ्रांस में जैसी हाल था ना वहाँ का, उससे जो अन्य मतलब जो दूसरे देश के जो पड़ोसी देश थे वहाँ के, उनके जो राजा थे वहाँ के, वो भी परेशान हो चुके थे, चिंतित थे। चिंतित मतलब कि उनको भी दुख था कि मतलब कि कैसे यहाँ का राजा जो है राज चलाएगा। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। मतलब कि जो फ्रांस था ना, उनका हेल्प करने लग गए ये लोग, जितने भी उनके आसपास के पड़ोसी देश थे। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन जब तक जो उन्होंने योजना बनाई थी ना कि जो फ्रांस हैगा, मीन्स जो उनके देश के लोग थे, मतलब कि वो तो हेल्प करना चाहते थे, जो उनके पड़ोसी देश थे वो उनकी हेल्प करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो फ्रांस था उसने क्या कर दिया कि उसने जो है नेशनल असेंबली ने उसने ये अफवाह फैला दी, मतलब कि ये बात कह दी कि जो है ऑस्ट्रिया जो था वहाँ का एक देश था, वहाँ पे हमला करने के लिए उन्हें आदेश दे दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। मतलब कि ये बात सुनकर जो सेना थी ना, सेना तो चाहिए होगी, युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वहाँ के जो सेना थे, मतलब वहाँ पे जो लोग थे जो सेना का वो करना चाहते थे, इसलिए वो सेना में भर्ती लेने लग गए। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्शिले भी था। यह गीत पहली बार मार्शिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस के रूप में कूच कर हुआ गया। मतलब कि जो ये सॉन्ग था ना मार्शिले, ये हुआ क्या कि ये जो गीत था ये जो है पेरिस में जो है गाया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया। अब फ्रांस का राष्ट्रगान। अभी जो ये मार्शिले है ना, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने वाले बाद में घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। मतलब कि जब जो युद्ध हुआ, नेशनल असेंबली ने जो युद्ध घोषित किया, उससे हुआ क्या कि जो पुरुष थे वो तो सब चले गए सेना के अंदर, अब जितने भी काम है सब औरतों के कंधे पर आ गए। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकारों प्राप्त थे। मतलब कि जो राजनीतिक अधिकार थे वो तो अमीर को ही प्राप्त थे। तो हुआ क्या कि जो औरतें थे उन्होंने भी सोचा कि अब उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब कहा कि लेडीज़ को भी काम करना चाहिए, औरतों को भी काम करना चाहिए, तो उसके बाद हुआ क्या कि लोग राजनीतिक क्लबों के अड्डे में जमा कर सरकारी नीतियों को और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफलता था। मतलब जो जैकोबिन क्लब था ना, वो सबसे ज़्यादा अमीर भी था और सफल इंसान भी था, जिसका नाम पेरिस में भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम से पड़ा। मतलब कि उसका नाम जो था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम से पड़ गया। अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूर्वी अवधि में महिलाओं
भी सक्रिय थी, महिलाएं भी सक्रिय हो गई थी। अब उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। तो जो महिलाएं थी उन्होंने भी अपना क्लब बना लिया। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूते बनाने वाले, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। मतलब कि जो हुआ क्या कि जैकोबिन क्लब था, उसने अपना एक जो है सदस्य, मतलब कि उसने एक कमेटी बना ली, राज्य बना लिया, उसने अपना लोग बना लिए। मतलब कि उसमें जो दुकानदार, कारीगर, मजदूर, घड़ी साज, छपाई वाले, ये दिहाड़ी मजदूर वगैरह शामिल थे। और उसका जो नेता था, जो जैकोबिन क्लब था, उसका नेता कौन था? नेता था उसका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैकोबिन क्लब था उसका नेता जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ओके। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। मतलब कि जो जैकोबिन थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपनी ड्रेस बना ली। उन्होंने क्या किया कि जो कामगार थे, जो लोग थे, उन्होंने लंबी लाल पतलून, मतलब कि लंबी पतलून पैंट पहनने का निर्णय ले लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेज पहनने वाले कुलीन से खुद अलग करने के लिए किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को अलग, मतलब कि वो जैसे कि अब कोई एक इंसान हैगा, बहुत सारी भीड़ है, उसमें से एक इंसान ने सबसे ज़्यादा अलग ड्रेस पहन रखी है, तो लोग उसको पहचान जाएंगे ना कि ये कोई और ही इंसान हैगा। वैसे ही इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग ड्रेस पहन ली। मतलब कि उन्होंने अपना खुद का एक ड्रेस बनाया, जो कि ब्रीचेस थे, जो कि घुटने तक रहा करते थे, वो पहन लिया उन्होंने, जिससे कि ये लगे कि ये जो हैं जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं। ठीक है। ये है ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता संपत्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब देखो ये लेडीज़ है, ये जो है कि ये प्रूफ करना चाहती है कि जो लेडीज़ है वो भी काम कर सकती हैं। ठीक है। इसलिए जैकोबिन को 100 कुलान के नाम से जाना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। मतलब जो जैकोबिन था ना, उसने एक अपना वो कर लिया कि इसने अपना एक अलग नाम भी दे दिया कि जो है 100 कुलांत है, जो कि बिना घुटने वाले। 100 कुलांत का मतलब होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। आपने पढ़ा था ना ऊपर की लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज परिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेयर के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखे। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मत देने का अधिकार दिया गया। अब जो है मत देने का अधिकार, जो वोट था उसका देने का अधिकार जो है चेंज कर दिया गया कि अब 21 वर्ष से जितनी भी अधिक उम्र के लोग थे उन सबको मत देने का अधिकार था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब जो ये असेंबली थी नवनिर्वाचित, इसका अब कन्वेंशन नाम दे दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया, जो राजा का शासन था उसका अंत कर दिया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। मतलब कि गणतंत्र मतलब कि जो होता है स्वतंत्र की तरह एक गणतंत्र होता है, उन्होंने ये घोषित कर दिया उसको। ठीक है। जैसे कि मतलब संवैधानिक राज्य घोषित कर दिया गणतंत्र का मतलब। ओके। जैसे कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं प्रमुख का चुनाव जनता करती है।
गणतंत्र मतलब कि उन्होंने लोकतंत्र भी हो गया, गणतंत्र जो गणतंत्र हुआ ना सरकार, उससे ये लोकतंत्र भी हो गए। यह वंशानुगत राजशाही की नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिखने की कोशिश कीजिए। लुई सोलवा के न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 के पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। मतलब कि हुआ क्या कि जो लुई सोलवा था ना, उसको देशद्रोह के आरोप में जो है उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। और जो है उसका फांसी कहाँ लगी? उसकी फांसी जो है 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लगी। ठीक है, समझ आया? जो उसको फांसी थी वो पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लगी। और कब लगी? 21 जनवरी 1793। अब आ गया आतंक का राज। अब जो ये है सन 1793 से 1794 तक ये आतंक का राज माना जाता था। क्यों? रॉबेस्पियर ने नियंत्रित एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। जो रॉबेस्पियर था उसने क्या किया कि उसने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को अपने ज़्यादा उसमें करने के लिए सख्त, मतलब कि जो सख्त स्ट्रिक्ट रूल उसने जो है आजमाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया एवं क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो अगर कोई भी न्यायालय मतलब कि जो भी न्यायालय था, अगर उन्हें दोषी पाता ना तो उन्हें क्या करता कि गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटके और वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। ठीक है, गिलोटिन क्या होता है समझ आया ना? कि गिलोटिन जैसे कि ऐसा होता है, ये जो है बीच में यहाँ पे आपका मतलब कि यहाँ पे जो है सर रखा जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर से एक वो होता है काटने वाला, उससे आपका सर जो मतलब कि जो उसका सर होता है ना काट के, जो भी अपराधी होता है उसका सर काट के अलग कर दिया जाएगा। समझ आया आपको गिलोटिन का मतलब? रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजबूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपने अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि जो रॉबेस्पियर था उसने क्या किया कि उसने जो है किसानों को कह दिया कि अब वो जो है जितना भी उनका किसान का सामान था, जो भी अपना अन्न उगाया करते थे, वो सरकार के पास ले जाकर जो सरकार कीमत लगाएगा उसी कीमत पे बेचने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कह दिया गया जो कि इनको जो है सफ़ेद आटा नहीं खाने दिया जाएगा, इनको जो है साबुत गेहूँ था उसकी रोटी खाने के लिए कह दिया गया। बोलचाल और संबोधन बोलचाल और संबोधन भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय का एवं महोदय, मतलब कि जो ये मॉन्स्यूर इसका मतलब महाशय है, मादम का मतलब महोदय है। किस स्थान पर अब भी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं की सिटोइन का मतलब नागरिक एवं सिटोइन का मतलब समझ आना आपको, नागरिक, ठीक है, का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिए गए। जितने भी चर्च थे सबको बंद कर दिया गया और जहाँ उनके मतलब कि जो भवन थे ना वहाँ पे उनको दफ्तर बना दिया गया, मतलब कि कार्यालय बना दिया गया सरकारी, ठीक है, काम करने वाला जगह।
रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही करने लगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्त कदम उठा लिया कि लोग जो उनके साथ थे ना, जो खड़े थे, वो भी उनसे कहने लगे कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहा। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया। गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। देखो अब हुआ क्या, इसमें जो रॉबेस्पियर था उसका क्या हुआ कि जो लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाया करता था, जो जिससे वो अपराधी मानता था ना अपने नज़र में, उसको वो गिलोटिन पर चढ़ाया करता था। तो हुआ क्या, लास्ट में एंड में हुआ ये कि जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको दोषी ठहरा कर कि मतलब कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये लोगों को परेशान कर रहा है, और उसको खुद गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब उसने खुद गिलोटिन का वो लागू किया था और वो खुद ही गिलोटिन पर चढ़ गया। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये क्रांतिकारी सरकार है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन, मतलब कि जैकोबिन सरकार जो था उसके जैकोबिन सरकार के मरने के बाद हुआ क्या कि जो सरकार उसकी ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबकों के मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब कि फिर हुआ क्या कि फिर यही हो गया कि जो इनके पास संपत्ति नहीं है उनको मताधिकार देने का, मतलब कि वोट देने का अधिकार नहीं है। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन का शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषदों ने उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब कि जो डायरेक्टरी थी वो तो खुद अपने आप में आपस में ही भाई लड़ाई कर रहे हैं। मतलब कि देखो अब एक राजा है, मान लो ये राजा है, अब राजा का जो मंत्री है जो राजा का, अब वो राजा और मंत्री आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, जो बाहर के लोग होंगे वो तो बीच में घुस के और भी लड़ाई करवाएंगे ना आपस में, और ख़ुद जो है उसके राज्य में घुस जाएंगे, जो दूसरा राजा होगा उसके राज्य में घुस जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो डायरेक्टरी थी और जो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे वो आपस में ही लड़ाई किया करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाहर के नेपोलियन जो लोग थे उनको जो है घुसने, मतलब कि उनको जो है अंदर आने का, उनके राज्य में जो है कब्जा करने का जो है हक मिल गया, मौका मिल गया उनको। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मतलब कि जो सरकार स्वरूप, जो सभी परिवर्तन के दौरान जो स्वतंत्रता हो गई ना, तो उससे क्या हुआ कि सब लोग जो है बंधुत्व का मतलब आपस में भाईचारा बनने का वो करने लग गए। तो उससे जो है फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप भी प्रेरित हुआ। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो महिलाएं थी उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए कौन सी लड़ाई हुई, ठीक है, झगड़े हुए उनके लिए कौन सी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित होगी। मतलब कि जो महिलाएं थी ना वो भी विरुद्ध किया करती थी, कि मतलब लड़ा करती थी कि उनका भी हक मिले, उनको भी जो है उनका जीवन सही हो। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, मतलब कि अपने जीवन के लिए अच्छा जीवन, मतलब कि उनका जीवन जो है चल पाए उसके लिए वो काम किया करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम
करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। मतलब कि जिनके पास पैसा नहीं था ना, तो वो पढ़ा नहीं पाते थे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को। तो जो भी मतलब कि जो अमीर लोग थे उनकी ही बेटियां पढ़ा करती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा कर पाव रोटी लाना, अपने बच्चों की देखरेख करना आदि। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना से कम थी। मतलब कि पुरुषों को ना अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो महिलाओं को 50 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ऐसे हो रहा। आधी थी उनकी पैसे की कमाई। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। उन्होंने अपना खुद का क्लब बना लिया, मतलब कि खुद का एक ग्रुप बना लिया कि ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है महिलाओं ने अपना एक ग्रुप बना के उसी पे अपना काम किया करती थी, लड़ाई किया करती थी। मतलब कि क्रांति किया उन्होंने अपने हक के लिए। अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नागरिकों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब, मतलब कि उनके 60 क्लब थे, अस्तित्व में आए सामने। मतलब कि उनके 60 क्लब ही आए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। मतलब कि देखो 2 क्लब थे, एक था जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और जो दूसरा था वो था रिपब्लिकन ऑफ वुमेन, ठीक है, रिपब्लिकन ऑफ वुमेन। सबसे मशहूर क्लब था उनकी ये जो 2 क्लब थे ना, ये सबसे मशहूर फेमस थे ये। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कि जो हुआ क्या ना कि सक्रिय तो मतलब कि जिनको मत देने का अधिकार होता है ना, निष्क्रिय जिनको मत देने का अधिकार ना हो। तो महिलाओं को इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी कि जो उनको जो है 1791 मतलब कि 1791 में जो है उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप से दर्जा दिया जाएगा। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उन्होंने मतलब कि वोट देने का अधिकार की मांग रखी और जितने भी असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पद थे सबके लिए मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनका हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। मतलब कि अगर वो मत दे पाएंगे जब तो महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा हो पाएगा, उनका ये मानना था। पारंपरिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना की। सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य बना दिया। मतलब कि अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी वर्ग के हो, सबको स्कूल जाने का हक मिल गया। पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कि जो उनके पिता थे उनके मर्जी के खिलाफ, उनकी अनुमति के बिना उनको शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप से दे दिया गया। मतलब कि तलाक भी जो है, जिनको मतलब कि डिवोर्स चाहिए तो वो भी अब कानून में आ गया। मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था। तलाक जो है चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को ही तलाक देने का अधिकार था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब महिलाओं को भी जो है सब कुछ उनका अधिकार मिल चुका था, जो उनको चाहिए था। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। मतलब कि उनको अभी भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने के लिए और उनकी राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। मतलब कि अब क्या हुआ कि आतंक का राज हो गया। मतलब कि जो आतंक का राज हो गया तो उससे क्या हुआ कि जो ये इनका राज हुआ ना, तो उनको जो है जितने भी उनका जो हक उन्होंने अपना लगाया था उनके लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब तुम्हें महिलाओं का क्लब बंद करने के लिए कह दिया। उनको जितनी भी वो मांग कर रही थी उनको मना कर दिया गया।
और उनको कानून लागू कर दिया गया उसके ऊपर। जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब कि जिन महिलाओं को सब जानते थे या फिर उनको देखा था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनमें से कुछ को तो फांसी पर ही चढ़ा दिया, मतलब कि उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं को आंदोलन अगली सदी के भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। मतलब कि देखो 19वीं सदी और हुआ कब कि इनको कब मताधिकार मिला कि देखो इन्होंने इतनी ज़्यादा वो किया कि 19वीं सदी और 20वीं सदी, मतलब कि कम से कम 100 साल के बाद जो है इनको मताधिकार का जो है वो प्राप्त हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मी के प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ठीक है, बेकरी की दुकान पर कतार में खड़ी महिलाएं। देखो ये महिलाएं हैं और ये बेकरी की दुकान है, मतलब कि देखो उनको सामान लेने के लिए देखो दुकान पर कितनी ज़्यादा उनको करनी पड़ रही है दिक्कत, है ना। गाइस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं अभी तो हैगा। चलो, दास प्रथा का उन्मूलन। अब हम दास प्रथा पढ़ लेते हैं। सो गाइस वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम दास प्रथा का उन्मूलन। लास्ट आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें आपका ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।